कट है, इससे एक अच्छी हम समझते हैं शुरुआत हुई है। इसका एक खुशबू जो है वो सारे पाकिस्तान में फैलेगी। इसके हम आस और उम्मीद और हम जो है बिल्कुल ऑप्टिमिस्ट होकर हम यकीनन समझते हैं कि हमारे अंदर कैपेसिटी है, हमारे मुल्क के अंदर कैपेबिलिटी है, हमारे सारे इदारों के अंदर अपना जज्बा है और हुब्बुल वतनी में कोई किसी से कम नहीं है। सो मुझे ये कहने में भी कोई तसाहल नहीं है, कोई ये तरद्दुद नहीं है कि हम सारा पाकिस्तान जो है बिला किसी उससे दिल में दर्द रखता है। हर एक पाकिस्तान की तरक्की चाहता है, हर एक पाकिस्तान को उन अज़मतों पर देखना चाहता है। हमने आज फॉल्ट लाइन का थोड़ा सा अहाता करना है और इंशाअल्लाह हम इस अच्छे उम्मीद से कि इसकी शुरुआत से हमारा पाकिस्तान में एक अच्छी नहज आएगी, इदारों का तकरार में हम कमी कर सकेंगे और हम जो है आइन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी, इस पर हम समझते हैं कि पाकिस्तान की मजबूती मरबूत है और इस पर हम समझते हैं कि इसी पर अमल करने से, फॉलो अप करने से ही इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। मैं आज के इस कॉन्फ्रेंस को ओपन करता हूं और अब जो है हम इस तरह का इसका फॉर्मेट करेंगे कि हम एक राइट साइड से लेंगे, एक लेफ़्ट साइड से लेंगे और जो मुकर्रर बोलना चाहेंगे उनको भी जो है ये बिल्कुल हासिल होगा। पहले हम शुरुआत करते हैं कि जी वो खुला है, सारे खुला है, तो इसलिए लेफ़्ट साइड से एक और राइट साइड से, ताकि कोई हमारे भी डिस्क्रिमिनेशन इसमें तस्वर ना किया जाए। तो बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। आई डिक्लेयर दिस कॉन्फ्रेंस ओपन। मैं ऐसा गुजारिश ये है कि हम तो चाहते हैं कि चौधरी एतजाज़ अहसन साहब जो हमारे नामवर जूरिस्ट हैं वो ज़रूर कंक्लूड करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि आज हमने क्या किया है। लेकिन इससे पहले मैं उनको इसलिए बुलाना चाहता हूं कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, वो हमें बताएं कि आज हमें क्या ज़रूरत पड़ी है इस कॉन्फ्रेंस की। जनाब चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। मोअज़्ज़ज़ वुकला, प्रेस से मुंसलिक दोस्तों, हम ये देख रहे हैं कि कई हफ्तों से, मैं तो ये पब्लिकली कहता रहा हूँ कई सालों से कि हमारी जो इदारा है अदलिया का, इसमें बहुत बड़ी दरार पड़ गई है। और ये यहाँ तक दरार पड़ गई है कि उस इदारे का अब यकजा होके काम करना, अपने फ़राइज़ की अंजामदही करना भी सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे नामुमकिन हो गया लगता है। और अब यह आलम है कि आप बेंच की तश्कील देखकर और बता सकते हैं ये फैसला किस तरफ होगा। दो ग्रुप है, एक अलिफ एक बे। अब अलिफ के अगर एक बेंच पे 3 जज हो और बे ग्रुप के 2 हो तो आप बता सकते हैं कि फैसला क्या होगा। अगर अलिफ के 4 हों और बे के 3 हों तो आप बता सकते हैं फैसला क्या होगा। यहाँ तक ये मामला गिर चुका है। अब इसके साथ माशरती इंतशार भी है। माशरे में सियासी जमातें हैं तो एक दूसरे के दस्तों गिरेबान है। माशरे में इदारे हैं तो एक दूसरे के दस्तों गिरेबान है। और इस वक्त पार्लिमान और अदलिया के दरमियान एक तारीखी जंग शुरू हुई है। अदलिया एक कानून की तशरीह करती है, दूसरे दिन पार्लिमान उसको
तब्दील करने लेजिस्लेशन ले आती है, वो लेजिस्लेशन ले आती है अदलिया उसको कि, और दूसरी तरह मुख्तलिफ अंदाज में उसकी तशरीह कर देती है। और ये कैट एंड माउस खेल चल रहा है। इस तरह की जो दरारें हैं वो पाकिस्तान के माथे पर एक बुजुर्ग तरीन शख्स के चेहरे पर जिस तरह लकीरें पड़ जाती हैं, वो उस तरह का पाकिस्तान का आलम हुआ हर किसी हरकी के साथ। पॉलिटिकल सियासी अमूर को सियासत में रहना चाहिए, लेकिन ये जुडिशरी में भी दाखिल हो गए। जुडिशल अमूर को अदालतों में रहना चाहिए, लेकिन वो पार्लिमान में भी और इंतज़ामिया में भी दाखिल हो गए। और इसमें आप देखें कि जो हम जिस चीज़ को एहसास नहीं कर रहे कि हम कौन सी कौम है। हम वो कौम है जिसने अपनी इस 70 साल में इस तरह खाया पिया, नारे लगाए, हवाई फायरिंग करके नुमाइशी हमने कंज्यूमरिज्म की कि हम अब इतनी बड़े कर्जे में जकड़े हुए हैं कि अगली 4 नस्लें उनकी कमाई जो उन्होंने कमाना है वो हम खा चुके हैं, डकार भी नहीं मारा, वो कर्जे अदा करते रहेंगे। अगली 4 नस्लें वो जो कमाएंगे वो हमने जो लगा दिया, खा लिया, डकार मारे, पार्टियां की, दावतें की, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, हवाई फायर, वो जो कुछ हम हीरे जवाहरात हमने खरीदे, मर्सिडीज गाड़ियों में नहीं बैठे, उससे नीचे बात ही नहीं की, इंपोर्ट किए, इंपोर्ट करने से उनको हमें और कर्जे चढ़े। ये कर्जे जिस हमारी नस्लों ने, मेरे बेटे ने, मेरे पोते ने, मेरे पड़पोतों ने जो देने हैं वो हम खा चुके हैं। चीन में, जब चीन एक भूखा गैर तरक्की याफ्ती मुल्क था, वो चाय मंगाते ही नहीं थे, वो वाइट टी पीते थे, कहते थे वाइट टी है। वाइट टी क्या है? उबला हुआ पानी बगैर पत्ती के, पत्ती नहीं अफोर्ड कर सकते। वो उबले हुए चावल उनकी मेन डिश हो जाती थी, वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। नहीं उन्होंने इस तरह खाया कि वो चरखे भी खा रहे होते, वो तिक्के भी खा रहे होते, वो और नारे लगा रहे होते और खुश होते ही, सोचते ही ना कि किसके मुंह से निवाला निकाला जा रहा है। इस सूरत हाल में जब हम देखते हैं कि हमारी बड़े बड़े इदारे एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबा हैं, तो हमें आज सोचना है। पहली बात मैं समझता हूं, जो मैं अर्ज करूंगा, मैं मुख्तसर मैं ख़त्म कर रहा हूं इसको। पहली बात हमें ये सोचना है कि क्या इस मुल्क में आइन की बरतरी और बालादस्ती होनी है कि नहीं होनी। यानी, और कोर इशू ये है कि क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं। क्या आइन का ये तकाजा है कि नहीं है। अब हुआ क्या है कि असल इशू ये है, जब भी आप इस पे सोचेंगे कि इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए कि नहीं, और इसको उलझा दिया गया है कि बेंच 7 मेंबर बेंच था, 5 मेंबर बेंच था,
बेंच किसने अपॉइंट करना था, फुल कोर्ट बेंच क्यों ना हुआ, फुल कोर्ट लाते, फुल कोर्ट 15 का अगर चीफ जस्टिस बंदयाल बना भी देते तो दूसरे ग्रुप ने कहना था 2 बंदे इनसे निकालो, क्योंकि वरना उनकी मेजॉरिटी नहीं बनती। 15 में मेजॉरिटी बंदयाल साहब की रहती है। वो उन्होंने दूसरों ने कहना था ये एजाजुल हसन को और नकवी साहब को निकालो, वह फिर अब 13 रह जाते, 13 में इनकी मेजॉरिटी हो जाती। अब 13 में जब उनकी मेजॉरिटी होती तो इस ग्रुप पहले ग्रुप से ये आवाज़ उठती कि अगर एजाजुल हसन को और नकवी साहब को इसलिए निकाला गया है कि वो उन्होंने रेफरेंस कर दी थी और प्राइमा फेसी व्यू दे दिया था चीफ जस्टिस को लिख के कि इस पर सुओ मोटो करो, तो जिन जजेस ने 4 जजेस ने अपनी हतमी ओपिनियन दे दी है, अतर मिनल्ला, मंदोखेल, मंसूर अली शाह और या अफरीदी, उनको निकालो। अब वो निकाल दो तो चीफ जस्टिस की बरतरी हो जाती है। अब ये कहाँ रुकना, ये डाइवर्जनरी है, ये बात डाइवर्जनरी है कि बेंच किसने बनाना है। भाई असल बात यह है, आप इलेक्शन कराओ, सारा मामला ख़त्म हो जाता है। आइन कहता है इलेक्शन नॉट लेटर देन अ डेट इन 90 डेज, ये नहीं कहता कि विद इन 90 डेज, नॉट लेटर देन। असल इशू ये है उसको डाइवर्ट उससे करने के लिए, डाइवर्जन के लिए मुख्तलिफ इशूज उठाए गए हैं। अब इसमें जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो, मैं पहले दिन से कहता रहा हूँ, ये मैं आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ, ये ज़रा इम्पोर्टेंट है। मुझे 1.5 महीना पहले मीडिया ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, आपको क्यों शक है? कि जी वो फौज कहती है हम नफरी नहीं दे सकते, वो रेंजर वाला इंटीरियर मिनिस्टर कहता है हम रेंजर नहीं दे सकते, वो क्या फाइनेंस मिनिस्टर कहता है मैं पैसे नहीं दे सकता, प्राइम मिनिस्टर कहता है कि इस बेंच को नहीं मानते, और उसका भाई भी ये कहता है जो लंदन में बैठा हुआ है, हम तो बेंच को नहीं मानते तो इसका फैसला कैसे मान सकते हैं। तो ये तो हुकूमत उस पे फैसले पे अमल ही नहीं करेगी। मैंने कहा, और ये मेरा मौक़िफ़ है, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो हतमी हो उस पे अमल दरामद खुद ही होगा। ये कोई करिश्मा है हमारी आइन का भी, हमारी आइनी सोच का भी, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया और वो फाइनल फैसला है 1 मार्च 2023 का, जिसमें उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कराओ। वो फैसला, उसमें तरमीम थोड़ी सी हुई है 4 अप्रैल के फैसले से, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 14 मई तक इलेक्शन हो। ये इलेक्शन 14 मई को होंगे। ये बस ये सॉफ्ट पावर ऑफ दिस कोर्ट होती है, अदालत की सॉफ्ट पावर होती है, उसको बंदूकें तोपों की जरूरत नहीं है। ये अगर लिख दिया है कोर्ट ने और उमर अता बंदयाल ने कि इलेक्शन 14 मई को होंगे, तो इलेक्शन 14 मई को होंगे। सिपा सालार भी करवाएगा, प्राइम मिनिस्टर भी करवाएगा, सब करवाएंगे। और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या 3-4 लोग इस कोशिश में पाए गए कि इलेक्शंस ना हो और सुप्रीम कोर्ट को डिसोबे किया जाए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया, लॉ मिनिस्टर ने तो कह दिया, इंटीरियर मिनिस्टर ने तो कह दिया, अब जिसने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, मैं ये समझता हूँ उसको जब तलब करेगी अदालत, वो आएगा तो उससे पूछा जाएगा ये तुमने बयान दिया, आपने बयान दिया कि आप मानते ही नहीं सुप्रीम कोर्ट और इस फैसले को। वो यहाँ या ना करेगा, हाँ ही करनी पड़ेगी, तो वहीं कन्विक्ट होगा। अगर वो ना करेगा तो नेक्स्ट डे एविडेंस बुला लिया जाएगा उसको कन्फ्रंट करने के लिए। वो जो टेप चलती है कौमी असेंबली में,
वो ट्रांसक्रिप्ट वो मंगा लिया जाएगा और नेक्स्ट डे ही विल बी कन्विक्टेड एंड सेंटेंस मे बी टू टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी से हुआ, और 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। ये इनको पता लगना चाहिए। एंड वी स्टैंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, with accountability in accordance with the Constitution, with the Supreme Court and the orders of the Supreme Court, and we may have to march. अगर ये डिफाइंस सुप्रीम कोर्ट की सिपा सालार और उसके इदारे की तरफ से भी होना शुरू हो जाती है, और इस वक्त ये बड़े मुतमईन है कि सिपा सालार हमारे साथ है। पर मैं कहता हूँ अगर ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का रहे, कोई दुनियावी ताकत नहीं है जो उसको डिफाई कर सकती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू बी ओबेड एंड वी हैव टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर एफर्ट ऑफ forcing people and the powerful institutions to obey the Supreme Court and the Chief Justice. Thank you.